कैंटन का वो कमरा बेहद खूबसूरत था और शेरी को शायद यहाँ अच्छी तरह पहचाना जाता था क्योंकि वेटर्स वगैरह उससे बड़े एहतराम से पेश आ रहे थे। शेरी ने लिबास तब्दील किया और फिर आराम कुर्सी पर मेरे सामने आ बैठी। उसने कहा, अली तुम भी जज्बाती हो। मैंने कहा, क्यों नहीं शेरी, जज्बात ही तो जिंदगी की अलामत होते हैं। इंसान जज्बाती ना हो तो फिर क्या होता है। बोली, तुमने एक घाटे का सौदा मंजूर कर लिया। मैं एक पस्त औरत हूँ, बुराइयों की पोटली खामखा तुम पर मुसल्लत हो गई हूँ। नहीं अली प्लीज, पागल हो गई थी मैं उस वक्त। जहन पर बोझ न रखना, मैं तुम्हारे लिए कभी अजाब नहीं बनूंगी। भला मैं इस काबिल कहाँ हूँ। तुमने मेरी खुशी के लिए बहुत जुर्रत का मुजाहिरा किया और बहुत बड़ा काम किया। मुझसे कम से कम ये तो कहा कि तुम मुझे बगैर किसी लालच के अपनाना चाहते हो। उसके बाद मुझे शायद वो सब कुछ मिल गया जिसकी मैं तवक्को नहीं रखती थी और अब मेरा अपना काम शुरू होता है। मैंने कहा, तुम फिर जज्बाती हो गई शेरी। मैं कहता हूँ कि मुझे तुमसे कुछ नहीं मालूम करना। मैं मर्द हूँ और तुम औरत। मैं अपने तौर पर काम करूंगा। हमारे यहाँ मेरे वतन में तमाम बैरूनी जिम्मेदारियां मर्द पर होती हैं। वो अपनी औरत को कभी मैदान अमल में भेजकर खुद सुकून के रास्ते नहीं अपनाता। मैं इसी मुल्क का बाशिंदा हूँ, इसी कौम से मेरा ताल्लुक है। उसने कहा, औरत तुम्हारे घर को तो संभालती होगी, तुम्हारे बच्चों की परवरिश तो करती होगी। मैंने कहा, हाँ यही उसका मनसब है। शेरी मुस्कुराकर बोली, तो फिर मैं अपने घर को संभाल रही हूँ अली, उस हैसियत से जो तुमने मुझे अचानक दे दी है। मैंने हैरत का इजहार किया। कहा, मैं समझा नहीं। उसने कहा, मैं इस मिशन के बारे में अपनी मालूमात तुम तक पहुंचाना चाहती हूँ जिसके लिए तुम सरगर्म अमल हो। मैंने एक गहरी सांस ली, दरवाजे की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोला, ठहरो, मैं जरा बाहर का जायजा ले लूं। हमें इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। शेरी बोली, जरूर। मैं दरवाजे के बाहर आ गया। जहन में अजीब से ख्यालात चकरा रहे थे। शेरी जो कुछ बताएगी यकीनन कारआमद होगा। अपना इत्मीनान करने के बाद मैं उसके सामने सोफे पर आ बैठा। शेरी चंद लम्हे खामोशी से सोचती रही। फिर उसने कहा, अली तुम जिस मुल्क के नुमाइंदे बनकर हायल जोशियों के सिलसिले में काम कर रहे हो उसमें तुम्हारे अपने फवायद क्या हैं। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। वो बोली, मतलब ये कि तुम्हारी अपनी जात इस मामले में किस हद तक मुलव्विस है। मैंने कहा, तुम जानती हो कि मुझे इस मिशन का इंचार्ज बनाकर भेजा गया है। शेरी ने कहा, हाँ, लेकिन जिन लोगों के दरमियान तुम आए हो उनमें से शायद कोई भी इस मिशन से मुखलिस नहीं है। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा, क्या मतलब। वो बोली, मतलब ये कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो तकरीबन तमाम हायल जोशियों के ज़रिए असर हैं और उसी की हिदायत के तहत काम करते हैं। हायल जोशियों की हिदायत यह है कि वो उसके खिलाफ मसरूफ़ अमल रहें, जगह जगह उसे नुकसानात पहुंचाते रहें, लेकिन जहां वो इशारा करे वहीं थम जाएं। मैंने पूछा, क्या केंट भी इसमें शरीक है। वो बोली, केंट। अली तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि जब मैं अपने आप को तुम्हारी जिंदगी में शामिल करने की बात कर रही थी मेरे जहन में ये बात क्यों नहीं थी कि केंट मेरा शौहर है। मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा, मुझे ये सब कुछ सोचने की मोहलत कहाँ मिली। वो बोली, तो फिर सुनो, केंट मेरा शौहर नहीं है, मैं उसकी फर्जी बीवी हूँ, उसकी निगरान, उसे कंट्रोल करने वाली। यूं समझ लो कि मार्शल पर मैं हायल जोशियों की खास नुमाइंदा हूँ। केंट बजाते खुद बुरा आदमी नहीं है। उसके बीवी बच्चे हायल जोशियों के कब्जे में हैं और उसके बाद ही मुझे केंट की फर्जी बीवी बनाकर मार्शल पर भेजा गया था ताकि मैं वहां के मामलात को बआसानी कंट्रोल कर सकूं। केंट, मोर और दूसरे तमाम लोग सब के सब मेरी जेर निगरानी काम करते हैं और वही करते हैं जो हायल जोशियो चाहता है। मैं बहरी तहकीकाती मिशन और आने वाले हर शख्स के बारे में मुफस्सल रिपोर्ट फराहम करती हूँ। अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि उस रात भी मैं गाफिल नहीं थी जब तुमने तैर कर मेरा ताक़ुब किया था और उस वक्त भी जब तुम पर हमले हुए थे। मैं तुम्हारी मसरूफियात के बारे में मुफस्सल रिपोर्टें हासिल कर रही थी। ये सब कुछ हायल जोशियों के लिए था। मैंने कहा, गुड, तो तुमने मेरे बारे में जोशियों को क्या रिपोर्ट फराहम की। शेरी मुस्कुरा दी। बोली, मैं इतनी मामूली हैसियत की मालिक नहीं हूँ अली कि फौरन ही रोजाना की रिपोर्टें फराहम करती रहूं। मुझे ये इख्तियारात हासिल हैं कि अगर किसी शख्स को हायल जोशियों के मुकाबिल पाऊं तो उसे फना कर दूं और इस सिलसिले में अपने हाथों से मैं 6 अफराद को कत्ल कर चुकी हूँ। ये सब वही थे जो हायल जोशियों के खिलाफ मौसर अंदाज में कार्रवाई कर रहे थे। तुम्हारे बारे में अभी मैंने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। मैंने कहा, शेरी ये बताओ, फारनूस और सोलीता कौन है, क्या वो इन मामलात से बेताल्लुक हैं। उसने कहा, नहीं, फारनूस इसराइली सीक्रेट सर्विस का एक रुकन है और सोलीता उसकी असिस्टेंट। ये दोनों एक खुफिया मिशन पर आए हुए हैं जिसकी तफसील मेरे इल्म में नहीं। मुझे सिर्फ ये हिदायत मिली थी कि उनकी किसी जरूरत पर उनसे ताउन करूं, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझसे कोई खास मदद नहीं मांगी। मैंने हैरत से कहा, फारनूस इसराइली सीक्रेट सर्विस का आदमी है। वो बोली, हाँ अली, वो मेकअप में है, जवान आदमी है और खासा चालाक मालूम होता है। यही कैफियत उस लड़की की है।
मैंने सवाल किया, क्या वो दोनों उसी जजीरे पर हैं? वो बोली, हाँ, अभी वो वहीं मुकीम हैं। जजीरे में चट्टानों के दरमियान उन्होंने अपनी रिहाइश गाह बनाई हुई है। मैं उसकी निशानदही कर दूंगी। क्या तुम्हें उस शख्स से दिलचस्पी है? मैंने कहा, हाँ, यकीनन। ये जानने के बाद तो मुझे उससे मजीद दिलचस्पी हो गई है कि वो इसराइली है। वो बोली, अब इसराइली गिरोह यहाँ मुसलसल मसरूफ अमल है और उसे कुछ ऐसी सहूलतें हासिल हैं कि वो खासी अच्छी पोजीशन में है। तुमने समंदर में डंबर नामी एक जहाज देखा होगा, वो तमाम लोग उसी जहाज पर हैं। हायल जोशी से उस आबदोज के बारे में दुनिया के 4 मुल्क सौदेबाजी कर रहे हैं और अली उनमें से 3 मुल्क ये काम इसराइल के लिए कर रहे हैं। वो आबदोज और कीमियावी हथियारों के फॉर्मूले हर कीमत पर इसराइलियों के हवाले करना चाहते हैं। मैंने कहा, यहाँ तक बताया है शेरी, तो ये भी बता दो कि क्या अरबों की तरफ से, मेरा मतलब है क्या फलस्तीनी तंजीम ने भी इस सिलसिले में हायल जोशियों से राब्ता कायम किया है? वो बोली, हाँ, उस मुल्क ने जिसकी आबदोज कीमियावी हथियार लेकर समंदर में सफर कर रही थी, अरबों को भी इस बात से आगाह कर दिया था। चुनाचे अरबों की एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया कि इस आबदोज के हुसूल के लिए वो भी कोशिश करें। बदकिस्मती से उस कौम के हमदर्दों की कमी है। उसका पस मंजर कुछ भी हो, लेकिन खुलूस से कोई भी गैर मुस्लिम उनके लिए काम नहीं कर रहा। अब वो खुद भी इतना सरमाया फराहम करने को तैयार हैं कि हायल जोशियों की मांग पूरी कर दी जाए, लेकिन उनके लिए माकूल अंदाज में काम नहीं किया जा रहा। 9 आदमियों का एक वफ्द एनके पर उतरा था, लेकिन चंद घंटों के बाद उसका पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। इस तरह अरबों की नुमाइंदगी खत्म कर दी गई। उसके बाद से मजीद अब तक कोई वफ्द काम करने नहीं आया। अलबत्ता कुछ जराए से हायल जोशियों तक अरबों की पेशकश पहुंच गई है, लेकिन फैसले के लिए कौन से अवामिल ताखीर कर रहे हैं उसके बारे में मुझे इल्म नहीं। शेरी से हासिल होने वाली मालूमात बहुत कीमती थी। मेरे दिल से वो फांस भी निकल गई थी जिसकी खटक मुझे बेचैन किए हुई थी, और मैं यही सोच रहा था कि कहीं मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी जज्बाती कैफियत से फायदा तो नहीं उठाया जा रहा। लेकिन ये हकीकत थी कि एक बार फिर मेरी तकदीर ने मुझे मुसलमानों के लिए, फलस्तीनियों के लिए एक खिदमत अंजाम देने का मौका फराहम किया था, और अब मैं निहायत दिल जमई से और ठोस अंदाज में इस काम के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता था। मैंने दिल ही दिल में कहा, मिस शेरी, अब तो आप मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती शय बन गई हैं। चंद लम्हे की खामोशी के बाद मैंने कहा, शेरी, तुम सोच रही होगी कि इनकार के बावजूद मैं तुमसे मालूमात हासिल कर रहा हूँ, लेकिन यकीन करो इसमें कोई बददियानती नहीं। शेरी ने कहा, इसके बाद कुछ न कहना अली इस बारे में प्लीज। मैं उसकी बात पर हंसने लगा। फिर कहा, अच्छा ये बताओ कि हायल जोशियों के मिशन के सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए? शेरी इस सवाल पर मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखती रही। फिर बोली, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अब तक के सिलसिले में क्या किया है। जजायर के दरमियान आमदोरफ्त से तुम्हें कुछ मालूमात हासिल हुई या नहीं? मैंने कहा, तुम जानती हो शेरी, अभी तक मुझे इस सिलसिले में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। वो बोली, सबसे पहली बात मैं तुम्हें ये बता दूं अली कि हायल जोशियो बहुत पुरस्कार शख्सियत का मालिक है। मैंने अब तक बेशुमार अफराद से मुलाकातें की हैं, वो जो हायल जोशियो के लिए बड़े बड़े काम अंजाम देते हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा मुझे आज तक नहीं मिल सका जिसने ये कहा हो कि वो हायल जोशियो से वाकिफ है। हायल जोशियो आज तक किसी के सामने नहीं आया। वो सिर्फ एक नाम है, एक ऐसा खौफनाक नाम जिसे जिस वक्त भी और जहां भी लिया जाए वहां वो मौजूद होता है। हम अक्सर उसे किसी बदरूह की हैसियत से याद करते हैं। अलबत्ता मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो अपने माहौल से वाकिफ एक ज़हीन और चालाक इंसान है जो अपने साथियों को कंट्रोल करना जानता है। उसकी अपनी शख्सियत बिल्कुल आम सी होगी। वो यकीनन लोगों के दरमियान रहता होगा और लोग ये सोच भी नहीं पाते होंगे कि एनके और उसके अतराफ में बिखरे हुए जजीरों का मालिक वो शख्स है जिसे वो एक इंतहाई मामूली आदमी समझते हैं। ये मेरा तज्जिया है, न सिर्फ मेरा बल्कि दूसरे लोग भी मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं और खुद भी यही नजरिया रखते हैं। चुनाचे अली, ये सोचना कि हायल जोशियो आसानी से तुम्हारे हाथ लग सकता है हिमाकत की बात होगी। उसके खिलाफ वसी पैमाने पर तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तुम सिर्फ जिस मकसद के तहत आए हो और जो कुछ करना चाहते हो उसे करके खामोशी से यहाँ से निकल जाओ, यही ज्यादा मुनासिब होगा। और मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से यही मशवरा दे सकती हूँ, हायल जोशियो के चक्कर में ज्यादा गहराइयों तक न पहुंच जाना, नुकसान उठाओगे। मैंने कहा, मैं इस मशवरे को खुलूस दिल से तस्लीम करता हूँ। दर हकीकत हायल जोशियो से मेरी कोई जाती परखाश नहीं है कि मैं सिर्फ उसकी मौत का ख्वाहा हो जाऊं। मैं तो अपना मकसद हासिल करना चाहता हूँ। शेरी ने कहा, और यही अक्लमंदी की बात है अली। मैंने कहा, लेकिन मैं अपने मकसद की तकमील के लिए इब्तिदा कहाँ से करूं? वो बोली, जो कुछ मैं कह रही हूँ अली, तुम्हें उस पर पूरा एतमाद करना होगा, इस बात को जहन में रखना। मैंने कहा, जाहिर है शेरी, भला मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ जिसके सिले में तुम मुझे ये तफसीलात फराहम कर रही हो? बराह मेहरबानी जो कुछ कहना चाहती हो खुलकर कहो, मुझे तुम पर एतमाद है।
वो बोली तो फिर सुनो, हम में से कोई नहीं जानता कि वो आबदोज कहाँ छुपाई गई है। ये शोबा हमारा नहीं है। इसके लिए तुम्हें एक शख्स तक पहुंचना होगा और वो यकीनी तौर पर तुम्हारे लिए कारआमद साबित होगा। मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा, कौन? शेरी ने जवाब दिया, आइवान फैरो। मैंने पूछा, ये कौन बुजुर्ग हैं? वो बोली, ये एक इतनी भयानक शख्सियत है कि शायद तुम यकीन न कर सको। मैंने कहा, नहीं, मैं यकीन कर लूंगा। आज तक जितनी भी शख्सियतें मुझे मिली हैं सारी की सारी बहुत ही भयानक थीं। मैंने हंसते हुए कहा और शेरी भी हंसने लगी। बोली, ये उन सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैंने पूछा, कहाँ रहता है? वो बोली, ये तुम्हें फोर कॉज में मिलेगा। फोर कॉज का साहिली इलाका बिल्कुल वीरान है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद आबादी साफ देखी जा सकती है। तुम्हारा वहां तक पहुंचना खासा मुश्किल मरहला होगा। इसके लिए तुम मुझसे जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हारे लिए आसानियां फराहम करूंगी। मैंने कहा, नहीं शेरी, मैं तुम्हें उनकी निगाहों में मशकूक नहीं करवाना चाहता। मैं तुम्हें महफूज रखना चाहता हूँ। अलबत्ता मार्शल पर जो कुछ मैं करूं उसके सिलसिले में तुम मोहतात रहना और अपने आप को अलग रखने की कोशिश करना। शेरी मुस्कुराती हुई बोली, मैं समझ रही हूँ। फिर हंस पड़ी। मैंने कहा, क्यों? तुम्हारी हंसी बाज़ौक़ात बड़ी पुरस्कार हो जाती है। वो बोली, नहीं, मैं सोच रही हूँ कि किस चक्कर में पड़ गए हो तुम खामखा। अब तुम्हें मेरे तहफ़्फ़ुज़ की भी फिक्र हो गई है और ये अच्छी बात नहीं है। शेरी हंसती रही, मैं भी उसके साथ मुस्कुराता रहा। इस कदर कीमती मालूमात हासिल हुई थी मुझे शेरी से कि किसी और जरिए से नहीं हो सकती थी। मेरे तमाम रास्ते साफ हो गए थे। गो शेरी इस सिलसिले के बकिया इक़दामात में मेरी मावन नहीं हो सकती थी, लेकिन यही का कम था कि मुझे उससे इस कदर मालूमात फराहम हो गई थी। आइवान फैरो के बारे में मैंने जगह जगह मालूमात हासिल की। कैंटन में ये मेरा तीसरा दिन था। ये वक्त शेरी के साथ ही गुजरा था। इस दौरान मैंने उसकी दिलजोई का खास ख्याल रखा था। अलबत्ता जब शेरी अपने किसी काम से एनके के किसी दूसरे इलाके में चली जाती और मेरा उसका साथ होना मुनासिब न होता तो मैं अपने तौर पर बाहर निकल आता और अपने मकसद के लिए काम शुरू कर देता। आइवान फैरो के बारे में मुझे खासी मालूमात हासिल हो गई थी। वो एक बड़े ताजिर की हैसियत से पहचाना जाता था। एनके में उसने कोई ऐसा नुमाया काम अंजाम नहीं दिया था जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे होते। तहजीब मेलकम एक्स से गुफ्तगू करके मैं आइवान फैरो के बारे में मैडम मार्टिना की वसातत से मालूमात हासिल करना चाहता था। चुनाचे रात के इब्तदाई हिस्से में तहजीब से राब्ता कायम हो गया। तहजीब ने मेरा पैगाम वसूल किया। रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने कहा, माफ करना तहजीब, तुमसे बहुत कम बातचीत हो रही है। उसने कहा, हाँ, लेकिन सब ठीक है अली, हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। मैंने कहा, तहजीब, एक नाम के सिलसिले में तुम्हारे जरिए मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। क्या मैडम मार्टिना इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकती हैं? तहजीब ने कहा, क्या नाम है? मैंने कहा, आइवान फैरो। सुना है कि वो फोर कॉज में रहता है। उसकी हैसियत क्या है? उसके बारे में मुझे कुछ तफसीलात मिल सकेंगी। तहजीब ने कहा, मैडम मार्टिना यहाँ मौजूद हैं, मैं अभी उनसे पूछ लेती हूँ। फिर थोड़ी देर की खामोशी छा गई। तकरीबन 2 मिनट के बाद तहजीब ने मुझे फिर मुखातिब किया और कहने लगी, हाँ अली, मैडम मार्टिना कहती हैं कि उन्होंने उस शख्स का नाम सुना है। ये एनके का बहुत बड़ा ताजिर है और खासा बाअसर समझा जाता है। और यहाँ बाअसर की तारीफ ये है कि उसकी तहवील में 150 लड़ाके जरूर होते हैं जो उसके लिए खून की नदियां बहा दें। वो फोर कॉज पर ही रहता है और कोई खास बात उसके बारे में मालूम नहीं। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया तहजीब। उसके बाद रस्मी गुफ्तगू हुई और फिर मैंने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। शेरी ने मुझे बताया था कि कल वो मार्शल पर पहुंच जाएगी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम तरतीब दे लिया। मैं अभी मार्शल पर जाना चाहता था। चुनाचे एनके के बाजारों से थोड़ी सी खरीदारी करने के बाद मैं खामोशी से मार्शल पर वापस पहुंच गया। केंट और मोर ने मेरा इस्तकबाल किया था। केंट ने मुझसे मेरी गैर हाजिरी के बारे में सवाल किया तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यहाँ से कहीं जाने के लिए आपको इत्तला देना बहुत जरूरी है मिस्टर केंट? वो बोला, नहीं नहीं मिस्टर अली, ये मकसद नहीं था, बस आपकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी जाएं कम से कम हमें आगाह कर दिया करें ताकि आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी मुनासिब इक़दामात हों कर लिए जाएं। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी आपसे यही कहा था कि मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकता हूं और उसकी तमाम जिम्मेदारी मेरी अपनी ज़ात पर है। मोर अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा। शाम को वो मुझसे मेरे कैबिन में मिला और कहने लगा, ये मुनासिब नहीं है अली, हमें एक दूसरे के साथ ताउन करते रहना चाहिए। किसी एक शख्स पर मुकम्मल जिम्मेदारी मुनासिब नहीं होगी। मैंने कहा, मैं झुंझलाया हुआ हूँ मोर, इतना वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक मुझे हायल जोशियों के बारे में कहीं से कोई इत्तला नहीं हासिल हो सकी जिसे कारआमद कह सकूं। मैं सोचता हूँ कि इन हालात में अपना काम कैसे चला सकूंगा। मोर खामोश होकर कुछ सोचने लगा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अली, शायद तुमने यहाँ के हालात का सही अंदाजा नहीं लगाया। दर हकीकत ये काम उतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। इसके लिए एक तवील जिद्दोजहद करना होगी।
मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से मशवरा दे रहा हूँ कि सब कुछ करते रहो, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ का भी माकूल ख्याल रखो। मैंने कहा, शुक्रिया मोर, लेकिन अब मैं कुछ बददिल होता जा रहा हूँ। उसने कहा, नहीं अली, ये बददिली भी मुनासिब नहीं है, ये तो तुम्हें कुछ भी करने नहीं देगी। बहुत देर तक मोर मुझे समझाता रहा और मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। अपने दिल में जो फैसला मैंने कर लिया था उस पर अमल करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार था। उसके बाद का वक्त मैंने अपनी तैयारियों में गुजारा। शॉर्टो एक ऐसा काबिल एतमाद साथी था जो मेरे मकसद की तकमील के लिए मेरा बेहतरीन मुआवन साबित होता, लेकिन अब उस बेचारे का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं था। केंट वगैरह को मैंने इस बारे में कोई तफसील नहीं बताई थी, क्योंकि केंट खुद जानता था। अपनी तैयारियों के सिलसिले में मैंने केंट से कुछ चीज़ों की फराहमी की दरखास्त की तो उसने खुलूस दिल से वो सब कुछ मेरे हवाले करने का वादा किया। उस वादे की दोहरी नौयत थी, यानी इस मिशन के सिलसिले में उसे मेरे साथ ज़ाहिरी ताउन भी करना था, लेकिन बातनी तौर पर भी वो मुझसे ताउन कर रहा था। चुनाचे मिशन की तफसीलात पूछे बगैर उसने मेरी मतलूबा चीज़ें फराहम कर दी। रवानगी के लिए मैंने एक मखसूस वक्त का तयन किया था। शेरी ने एनके में मुझे बताया था कि वो दूसरे दिन मार्शल पर पहुंच जाएगा, लेकिन हस्बे वादा वो वापस नहीं आए। मेरे जहन में कुछ अजीब से ख्यालात आने लगे थे, लेकिन मैंने खुद ही उन ख्यालात को जहन से झटक दिया। शेरी पर शुबा करना अब मुनासिब नहीं था। वो निहायत खुलूस से तमाम मालूमात मुझे दे चुकी थी। मुमकिन है एनके पर किसी खास काम में मसरूफ हो गई हो। फिर ये रात भी गुजर गई। दूसरी सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मैं अपनी वो मखसूस कश्ती लेकर समंदर में उतर गया जो जरूरी साजो सामान से लैस थी। ये सब कुछ मुझे केंट ने खुफिया तौर पर फराहम किया था और मेरे लिबास में उस वक्त कई ऐसी मोहलक चीजें पोशीदा थीं जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में मेरे काम आ सकती थीं। कम से कम अपने इस मिशन की तरफ से मैं खासा मुतमईन था और मुझे उम्मीद थी कि और कुछ ना हो सका तो किसी खतरनाक मरहले पर अपनी जान जरूर बचा सकता हूँ। कश्ती मुनासिब रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। मैं समंदर में एक मखसूस वक्त गुजारने के बाद गुरूब आफ्ताब के वक्त फोरकॉस के नज़दीक पहुंचना चाहता था और उसके लिए मुझे ये दिन समंदर में ही गुजारना था। मैंने सारा दिन समंदर में आवारागर्दी करने वाले एक तफरी पसंद की हैसियत से गुजारा। दोपहर के वक्त मैंने फोरकॉस की तरफ रुख किया और उस जजीरे को काफी फासले से देखता हुआ गुजर गया। फिर गुरूब आफ्ताब के वक्त मैंने फोरकॉस की तरफ रुख किया और अब मैं सीधा उसकी जानिब जा रहा था। मैंने दिन के वक्त फोरकॉस की चट्टानों में वो दहाना देखा था जिसकी समत मुझे बढ़ना था। जैसे जैसे फासला कम होता जा रहा था मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, क्योंकि मुझे उसके बारे में बहुत कुछ बता दिया गया था और मैं उस वक्त अपने आप को हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार कर रहा था। अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि दफतन मैंने दहाने से एक लॉन्च को निकलते देखा जो तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। दूसरे ही लम्हे मैं मोहतात हो गया। मैंने कश्ती का रुख थोड़ा सा तब्दील कर दिया और सीधा आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि लॉन्च पर मौजूद लोगों के इरादे खतरनाक हैं। उन्होंने मेरे उस बदले हुए रुख को भी नजरअंदाज कर दिया था और लॉन्च सीधी कश्ती की जानिब चली आ रही थी। चुनाचे मैंने फौरन ही एक चाल चली, कश्ती का कंट्रोल रॉड बांध दिया ताकि वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहे और खुद सीने के बल रेंगता हुआ रेलिंग की तरफ बढ़ने लगा। रेलिंग का यह हिस्सा यकीनन लॉन्च वालों की निगाहों से ओझल था। चंद लम्हे में रेलिंग के करीब लेटा उनकी कार्रवाइयों का जायजा लेता रहा और फिर आहिस्तगी से पानी में छलांग लगा दी। मैं काफी तेज रफ्तारी से कश्ती से दूर हटने की कोशिश करने लगा। पैरों में बंधे हुए फ्लैपर्स तेज रफ्तारी में खासे मददगार साबित हो रहे थे। बदन पर बेहतरीन गोताखोरी का लिबास मौजूद था जिसके नीचे एक पूरा असलहा खाना पोशीदा था। कश्ती और लॉन्च का फासला लम्हा ब लम्हा कम होता जा रहा था। मैंने आखिरी बार उसे देखा और उसके बाद पानी में गोता लगा दिया। मैं नीचे ही नीचे उनसे काफी दूर हटने की कोशिश कर रहा था। कई मिनट तक मैंने अपनी ये कोशिश जारी रखी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सतह पर उभरा। ये देखकर मुझे कोई ताज्जुब न हुआ कि मेरी कश्ती तबाह हो चुकी थी। पानी की सतह पर शोले रक्स कर रहे थे। गालिबन कोई मोहलक हथियार इस्तेमाल किया गया था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि बर वक्त संभल गया, वरना इन शोलों में मेरा बदन भी जल रहा होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।